सेक्शन 17 बात करता है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा बाय आईआरपी। अब जिस दिन आईआरपी अपॉइंट हो गया उस दिन से मतलब आईआरपी कब अपॉइंट होता है? जिस दिन हमारा एप्लीकेशन एडमिट किया जाता है, जिसको कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी बोला जाता है, राइट? अब एडमिट हो गया आईआरपी, सबसे पहली चीजें क्या होगी? मैनेजमेंट के जितना भी काम रहेगा वो सब आईआरपी के हाथों में आ जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर रहेगी वो सस्पेंड कर दी जाएगी और वो आ जाएगी आईआरपी के हाथ में। जितने भी ऑफिसर्स, स्टाफ, मैनेजर्स जो कॉर्पोरेट डेटर के रहेंगे, अब वो किसको रिपोर्ट करेंगे? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं करेंगे, वो तो सस्पेंड कर दी गई, तो वो किसको करेंगे? वो करेंगे आईआरपी को। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो आईआरपी को लगते हैं वो सारे प्रोवाइड करेंगे। अब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिनके पास कॉर्पोरेट डेटर की इंफॉर्मेशन रखी हुई है, उसके अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो ऐसे केस में आईआरपी के हाथ में पूरी पावर आ जाती है कि वो उनको कह सकती है कि प्लीज आप इनकी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कीजिए। ये सब क्यों किया जा रहा है? अब कॉर्पोरेट डेटर जो था, मतलब जो कंपनी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उन लोगों ने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसके चक्कर में आज कंपनी की ऐसी हालत हो गई कि डिफॉल्ट हो गया। तो अब इन लोगों को वापस सीआरपी के टाइम में इन्हीं लोगों के हाथ में पावर देना सही लगे? बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसे केस में इन लोगों की पावर सस्पेंड कर दो, इन लोगों की सारी पावर आरपी को दे दो। जितने भी लोग पहले काम करते थे इन लोगों के लिए, अब वो सारे रिपोर्ट करेंगे आरपी को। जिन जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन लोगों के अकाउंट्स मेंटेन करती थी, अब वो इनको कौन कमांड कर सकते हैं? ऐसे केस में उनको आरपी कमांड कर सकते हैं। वेरी लेमन लैंग्वेज। अब आरपी के हाथ में क्या क्या पावर आ जाएगी? उसके हाथ में अब आ जाएगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले जो कर सकते थे, जो एक्शन एंड जो एग्जीक्यूशन कर सकते थे कॉन्ट्रैक्ट्स कॉर्पोरेट डेटर के नाम पे, अब वो सारे आईआरपी कर सकता है। जो भी एक्शंस जो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले सकते थे, अब वो आईआरपी कर सकता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास जमा है, वो सारे आईआरपी के हाथ में आ जाएंगे। एंड जो अथॉरिटीज इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट है जिनके पास या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट्स हो गए, या ऐसे किसी के हाथ में अगर कुछ रहेगा तो वो भी आईआरपी को अब रिपोर्ट कर सकते हैं ना। आईआरपी उनसे सारी इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता है एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट्स अंडर एनी लॉ और टाइमिंग। ठीक है। पॉइंट बीइंग क्या होता है कि जब सीआरपी करनी है, सीआरपी का पूरा पॉइंट क्या है कि यार देखो, हम तो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो फेल हो गए कंपनी को चलाने के चक्कर में। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम चेंज कर देंगे, कोई नया पर्सन ढूंढेंगे जो इंटरेस्टेड है कि हाँ भैया मैं एक काम करता हूँ, इन लोगों के क्रेडिटर्स का पैसा बकाया, इनको मैं इनके पैसे दे देता हूँ और कंपनी अब मैं अपने नाम पे कर लेता हूँ। अब ऐसे केस में उसको पता तो होना चाहिए ना कि कंपनी के क्या क्या अकाउंट्स है, कितना क्रेडिट कंपनी का बकाया है, किन लोगों से कहीं पैसा लेना है क्या, कंपनी पे कितना लोन है, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। देखना पड़ेगा कि कोई पफी ट्रांजैक्शन है, जैसे हम पीओएफई ट्रांजैक्शन कहते हैं, सारी चीज चेक करनी पड़ेगी। इसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन कई बार अवेलेबल रहती है इंस्टीट्यूशंस के पास, कई बार क्रेडिटर्स के पास, कई बार स्टेक होल्डर्स के पास। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए और आईआरपी के पास में वो पावर आ जाती है कि वो इन लोगों से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ये क्या कर रहा है? सेक्शन नंबर 17 बात करता है। अब इसमें आ जाता है रेगुलेशन नंबर 4। तो सेक्शन 17 रेड विद रेगुलेशन 4, ये क्या कहता है? एक्सेस टू बुक्स। तो आईआरपी के हाथ में कौन सी बुक्स आ जाती है? जो डिपॉजिटरी के पास इंफॉर्मेशन है, उसके कोई प्रोफेशनल एडवाइजर्स होंगे, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास जो जमा है, किसी रजिस्टर के पास या किसी रजिस्ट्रार के पास कोई इंफॉर्मेशन, ओनरशिप ऑफ एसेट्स वगैरह जमा होंगे तो हमको वहां से ले लेंगे। मेंबर्स, प्रमोटर्स, पार्टनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोई जॉइंट वेंचर होंगे, उनके पास अगर कोई अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स या कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन होगी कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा, तो वो भी हमको मिल सकती है। हमारे पास पूरा राइट है ये सब चेक करने का। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल काउंटर पार्टीज है कॉर्पोरेट डेटा का, तो उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कोई अकाउंट, कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो हमारे पास एज एन आईआरपी पूरी अथॉरिटी हो जानी चेक करने का। अब जितने भी पर्सनल रहेंगे कॉर्पोरेट डेटा का या उसके प्रमोटर्स, या ऐसे केस में इन लोगों के पास जो भी इंफॉर्मेशन इन लोगों से मांगी जाएगी और पूछी जाएगी, और अगर इनके पास वो अवेलेबल है तो इनको विद इन टाइम आईआरपी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो उनका काम है। और जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनके पास भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे हो गया लास्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट हो गया, स्टॉक स्टेटमेंट हो गया, रिसीवेबल स्टेटमेंट हो गया, इंस्पेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ऑडिट रिपोर्ट, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट, टाइटल सर्च रिपोर्ट, टेक्निकल ऑफिसर रिपोर्ट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एंड सच अदर इंफॉर्मेशन which shall assist the IRP or resolution professional in preparing the information memorandum, getting valuation determined in conducting the corporate insolvency resolution process। तो ये सारे जो
अकाउंट स्टेटमेंट्स हो गए, इंफॉर्मेशन हो गई, जो क्रेडिटर्स के पास भी अवेलेबल होगी, तो वो भी हम सीख कर सकते हैं। अब आ जाता है चॉइस ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। इसका क्या मतलब होता है? आईआरपी क्या करेगा, वो सबसे पहले ना पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स निकालेगा। अब देखेगा कि यार कहीं हमारे पास फाइनेंशियल क्रेडिटर में भी कोई क्लास ऑफ क्रेडिटर तो नहीं है। अच्छा, क्लास ऑफ क्रेडिटर है तो क्या करेगा, अब क्लास ऑफ क्रेडिटर मतलब बहुत सारे हो गए, तो ऐसे केस में इन लोगों को पर्सन होगा जो ऑथराइज करे, क्योंकि मीटिंग में आप सारे सारे लोगों को नहीं बुला सकते, हौच पौच हो सकता है, तो ऐसे केस में उनको एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आएगा हमारे केस में। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आरपी मतलब आईआरपी का रिलेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसका जो एड्रेस रहेगा वो बोर्ड के साथ मतलब आईबीबीआई के साथ रजिस्टर्ड रहेगा। और वो ऐसे किसी हम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को ढूंढेंगे। बाय द वे हम तीन का ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रेडिटर्स एंड क्लास इन कमिटी द आईआरपी शैल आइडेंटिफाई 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है। हमने तीन का ऑप्शन दिया है। अच्छा, याद रखना एक ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है इस चीज पे कि कितने पर क्लास आप कितने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बताओगे, तो हर क्लास के लिए हम 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का ऑप्शन देंगे। अब ये जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, ये कौन लोग होने चाहिए? पहली बात, ये आईआरपी का रिलेटिव या रिलेटेड पार्टी तो नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, ये ऐसे लोग होने चाहिए जिनका जो एड्रेस है ना वो बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है। और वो जो एड्रेस रहेंगे हम उन्हीं ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम डालेंगे जो उस स्टेट में रहते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा क्रेडिटर्स अवेलेबल हो। मतलब एक स्टेट में 50 क्रेडिटर्स है, तो अब ऐसे केस में वहां के ही ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम सजेस्ट किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि यार किसी स्टेट में इतने क्रेडिटर्स नहीं है, या उस स्टेट में पर्टिकुलर बहुत सारे क्रेडिटर्स है लेकिन वहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा एक्ट करने के लिए, तो ऐसे केस में उस स्टेट का जो नियर बाय स्टेट और यूनियन में रहेगा ना, वहां से किसी को पकड़ के लाएंगे हम। अच्छा, अब उसको पकड़ के तो ला लिए, लेकिन पहले ये तो देखना पड़ेगा क्या वो एलिजिबल है या नहीं। अच्छा, अगर वो एलिजिबल है तो उसका कंसेंट लेना पड़ेगा आपको। अब अगर तुमको उसका कंसेंट लेना है तो कंसेंट कैसे लेंगे? हम कंसेंट लेंगे इन क्लास फॉर्म ए बी। समझा? फॉर्म ए बी के अंदर हम उसका कंसेंट ले लेंगे। वेरी सिंपल, बहुत इजी।